हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के और इंडियन पॉलिटी का सबसे जो बेहतरीन टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बात करते हैं जैसे एसएससी सीजीएल, जो भी वनडे टारगेटेड एग्जाम है, हम उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर आज इंडियन पॉलिटी के सबसे बेहतरीन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, कई मैच फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, कई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। तो उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले सर हमें जानना जरूरी है। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं। एक बात हमारी ये है कि एक जैसा कि एक कोड भी है कि आपको यदि किसी भी चीज की चाहत है, यदि आप किसी भी चीज को चाहते हैं तो सबसे पहले उसका महत्व जानना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना होता है। यदि आप उस इंपॉर्टेंस को जान गए, उसकी स्ट्रेटेजी को जान गए, तो ये मान लो कि हाँ, वो चीज आपको इजीली मिल भी सकती है। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं एक चीज से। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जो डीपीएसपी नाम का चैप्टर है, ये हमको बड़ा ही परेशान करता है। सर, इसको कैसे लर्न किया जाए, कैसे याद किया जाए, तो इस पर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ब्लैक कलर ज्यादा शूट करेगा। चलिए, तो देखिए, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें एसएससी एग्जाम की, एसएससी सीजीएल। और आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का भी एक रिजल्ट भी आया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज को भी इग्नोर करें। तो एसएससी वाले बच्चे सभी ध्यान से सुनना इस बात को कि एसएससी सीजीएल जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है, कुछ लोग स्टेटस पे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं और कुछ लोग मायूसी में हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप मायूसी की तरफ जाएं, तो स्ट्रेटेजी समझ लीजिएगा। एसएससी सीजीएल के साथ हम इस पे बात करेंगे जो सीडीएस का एग्जाम है और प्लस एनडीए का एग्जाम है, ठीक है, यानी जो डिफेंसेस एग्जाम है। और इसके साथ साथ एक एग्जाम और ऐड कर लेते हैं, एक है एफकैट का एग्जाम। किसका? एफकैट का एग्जाम। और एफकैट के बाद हम बात करते हैं, एक है आपके स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि एसएससी, सीडीएस, एफकैट, एनडीए, स्टेट पीसीएस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमें इतना तो बता दो सर, ताकि हमें इजी हो जाए कि हमें सब जिस टाइप के एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, ओके, तो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पे पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल वाले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर केवल इंडियन पॉलिटी के किसी भी चैप्टर की मैं बात करूं, यहां से केवल आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केवल आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना, यहां से एक दो टाइप के क्वेश्चन चलो हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल बेस्ड, यहां से आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके। सेकंड हम बात करते हैं सर यहां से और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस की बात करें तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है थोड़ा एसएससी थोड़ा सा अपने आप में एडवांस हो गया है। क्या हो गया है? एडवांस। मैं 2012, 13, 14 की एसएससी की बात नहीं कर रहा, जो केवल आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता था, लेकिन अब थोड़ा एसएससी एडवांस हो गया है। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं सीडीएस और एनडीए की। तो सीडीएस और एनडीए में जाहिर सी आपको बात है, सीडीएस और एनडीए की मैं बात करूं तो सीडीएस एनडीए में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या आते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके। स्टेटमेंट बेस्ड जो होता है, उसके साथ साथ हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल की। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड, ये क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैच फॉलोइंग वाले। कौन से? मैच फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैच फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी सीडीएस में देखने को मिलते हैं। और यही सेम कंडीशन स्टेट पीसीएस की है। स्टेट पब्लिक जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होते हैं, जैसे आप राजस्थान में हैं तो आरएएस का एग्जाम है, यूपी में है तो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, आप बिहार से हैं तो बीपीएससी का एग्जाम है। तो आप समझ गए, एसएससी में केवल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सीडीएस की, एनडीए की। तो सीडीएस और एनडीए में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, मैच फॉलोइंग। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं डीपीएसपी। अब देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की हम बात करें तो सर डीपीएसपी का यदि मैं बात करता हूं, इसको हमें जानना है कि डीपीएसपी है क्या। व्हाट इज डीपीएसपी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीपीएसपी? सर पहला ही क्वेश्चन आपने ऐसा पूछ लिया कि ये तो सर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया। बिल्कुल, आपको फाइट करनी है, डेफिनेटली आपको डिफेंसेस एग्जाम से फाइट करनी है। और आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड बात ना करूं, करनी होगी हमको।
ये अब चाहे देखो इसे मोहब्बत कह लो या मजबूरी कह लो, भाई करनी तो पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी है क्या। तो देखो, मैं एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं यहां पर आपके सामने, देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट। डीपीएसपी है क्या? तो देखिए, डीपीएसपी व्हाट की बात करें, डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 यानी पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51 से इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये आपका आर्टिकल 36 to 51 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद बात करते हैं सर ये है क्या, या फिर इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस क्या है? देखो, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, छोड़िए किताब विताब, छोड़िए भाषाएं, छोड़िए लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दीजिए। मैं देसी भाषा में बात करता हूं आपसे, ठीक है? देसी भाषा में बात करते हैं। आपको जब आपने आसपास आप एक चीज देखते होंगे कि डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई सरकार आप लोगों के लिए यानी गवर्नेंस या गवर्नमेंट जब कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें आप लोगों के हितों को, आप लोगों के इंटरेस्ट को, आपकी बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, किसमें ध्यान में रखा जाता है। यही चीज जरूरी होती है कि सरकार को आपके बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके बेसिक नीड्स के बारे में आज भी सरकार को इंटरेस्ट है। यानी सरकार जब कोई लॉ बनाती है तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें बेसिक लॉज, उसमें बेसिक इंटरेस्ट और बेसिक नीड्स को भी मेंशन करती है। इससे क्या होता है डियर? इससे यह होता है कि सोसाइटी का जो वेलफेयर स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है? जिससे जनता सरकार को भी पसंद करती है और सरकार का भी जनता से कनेक्शन बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि यह एक वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है। क्या है? वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट या फिर एक आइडियोलॉजी है। वाओ सर, मतलब एकदम देसी भाषा में समझाया भाई, मैं तो किताबों पे गया ही नहीं हूं, अभी मैंने देसी भाषा में समझाया कि सरकार ने राजस्थान, जैसे मान लो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान की महिलाओं के लिए फ्री सर्विस, जैसे बस फ्री कर दी मान लो, या फिर सिलेंडर फ्री कर दिया, कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में। चलिए, जैसे राशन देना, आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देते हैं। दिस इज वेलफेयर स्टेट। चलिए, तो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट और एक आइडियोलॉजी है। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। चलिए कलर चेंज करते हैं, आप भी बोर हो जाते हैं फिर एक ही कलर से। तो इसका कॉन्सेप्ट पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब है कि यह इंडिया में, यह इंडिया के इकोनॉमिकल, इंडिया की इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी को बूस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी को बूस्ट करते हैं यानी उसको इनहेंस करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा सर, इसका पर्पस क्या हुआ? इसका पर्पस हुआ कि टू प्रमोट, टू इनहेंस द इंडियाज इकोनॉमिकली एंड सोशली डेमोक्रेसी। ओके, द सेकंड थिंग is what is DPSP? The DPSP is the welfare state concept ideology. Okay, अब कभी भी स्टेटमेंट आए तो लगा देना यार, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहां से हमारा पॉइंट क्लियर है एक। ओके, अब आते हैं चलिए पीडीएफ की तरफ। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर फीचर्स क्या हैं। वाह, आपने मार्केट से फोन खरीदा, आपने मार्केट से कैमरा खरीदा, आपने मार्केट से बाइक खरीदी या बाइक परचेज की, आपने गाड़ी परचेज की। जब आप मार्केट में किसी भी चीज़ को परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहला आपका पहला जो पिकअप पॉइंट होता है वो क्या होता है? सबसे पहला पिकअप पॉइंट होता है कि यार इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे, या इसमें क्या क्वालिटी होगी, पूछते हैं ना। और फिर आप दुकानदार से ये भी कहते हैं इसकी गारंटी है नहीं है,
यस एग्जैक्टली। चलिए, तो इसीलिए हम भी आज दुनिया के उस पहलू पर हैं, दुनिया के इस पड़ाव पर हैं कि जहां पर हम जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिस चीज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले उसके फीचर्स को ध्यान में रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, यानी डीपीएसपी में एक छोटी सी बात से बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स, ओके। अच्छा, फंडामेंटल जो राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा? अरे सुना ही होगा भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप स्टूडेंट्स हैं और मैं तो आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं भाई, ठीक है, कि आप 10% पढ़ के आइए, मैं आपका 90% सपोर्ट दूंगा। अब ये मत करिएगा कि सर मैं तो बिल्कुल नीलवटे सन्नाटा हूं, आप ही मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाइए। भाई मैं नहीं, मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि भाई ये रोड है, ये सड़क है, ये वे है और आप मंजिल तक जाइए। चलना आपका काम है, उंगली पकड़ के चलाना मेरा काम नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान के भाग 3 में है। चलिए, अब देखो, यदि आपको फीचर्स याद करने हैं डीपीएसपी के, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर क्या होते हैं। दिस इज ट्रिक। यही तो तरीका होता है कि कंपेयर करके पढ़ना है आपको। जब तक आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर नहीं करेंगे, भाई फेल, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। सीरियसली कंपेयर करिए। तो डीपीएसपी के फीचर्स को याद करने का तरीका क्या है? आप इसे फंडामेंटल राइट से कंपेयर कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला, अब सेकंड टॉपिक क्या होगा हमारा? सेकंड टॉपिक है हमारा कंपेयर बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हम इसके बारे में कंपेयर करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या तुलनाएं हो सकती हैं, क्या कंपेयर हो सकता है, क्या कंपेयर हो सकता है। चलिए, तो डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट, बट सर फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो राइट, आई नो एंड यू नो वेरी वेल, बट फंडामेंटल राइट्स इज द गारंटीड प्रिंसिपल्स। क्या है? गारंटीड प्रिंसिपल्स। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस, ओके, बिटवीन दिस एंड दिस। तो डीपीएसपी क्या हुआ? डीपीएसपी एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स। चलिए, एंड फंडामेंटल राइट्स दिस गारंटीड प्रिंसिपल्स। शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए, तो गारंटीड प्रिंसिपल्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है? डीपीएसपी यानी दे आर नॉन जस्टिसेबल, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। सो व्हाट द मीन्स ऑफ दिस टर्म जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल? चलिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक किया, आपने कहा कि यार कि मिलॉर्ड मेरे राइट्स को मुझसे छीना जा रहा है, क्या आप मेरे राइट्स को वापस दिलवा सकते हैं? तो मिलॉर्ड क्या बोलेगा? मिलॉर्ड बोलेगा यस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल वायलेशन करता है तो मैं आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दिलवाने की गारंटी देता हूं, बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, बट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। ओके, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया डीपीएसपी की गारंटी मेरी नहीं है। डीपीएसपी का यदि कोई वायलेशन होता है किसी भी स्टेट में तो वहां की सरकार जाने और वहां की जनता जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो सेकंड क्या हुआ? नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। बहुत शानदार। तो ये होते हैं तरीके याद करने के, या कि आप याद कैसे कर सकते हैं। ओके सर, डीपीएसपी के बारे में और चीज बताइए। एक लास्ट फीचर और बता देता हूं इसके बारे में। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एक बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट फंडामेंटल राइट्स इज अ बेसिक गारंटी एंड टू प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। चलिए, तो डीपीएसपी का काम क्या होता है? डीपीएसपी का काम होता है टू प्रमोट द सोशल एंड
इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, but fundamental rights to promote the political democracy. यहां से एक ऐसा करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बूस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये होता है तरीका। चलिए तो देखो, 3 फीचर्स सफिशिएंट, इनफ इज इनफ। अब मैं तो यार पूरी कथा लिख दूंगा, क्या मतलब है? नहीं, केवल वही पॉइंट्स पे डिस्कस करना है जो क्वेश्चंस में आते हैं। एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए, एफकैट है, स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा डीप हो जाता है, थोड़ी सी राइटिंग्स बदल जाती हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा तरीका लिखने का बदल जाता है और बस, बाकी कॉन्सेप्ट सारे यही रहते हैं। चलिए अब पहले हम पीडीएफ की बात कर लेते हैं। 1 मिनट, कहां गया? यस, राज्य के शासन में इनका मूलभूत महत्व है, यानी दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। मैंने बोला था कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई भी गवर्नेंस पॉलिसी बनाती है तो वो इनको याद में रखती है, ध्यान में रखती है, मेंशन करती है। दे गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद बात करते हैं डीपीएसपी का स्रोत मुख्य स्रोत से आयरलैंड का संविधान है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट। 1937 में डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, यानी डीपीएसपी हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए तो ये हुआ आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कब लिया गया था? इसको लिया गया था 1937 में। लो, उसके बाद बात करते हैं, ये राज्य के लिए दिशा निर्देश है, बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य के लिए ये स्टेट को एक डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? एक डायरेक्शंस देते हैं। और डायरेक्शंस देने का काम किसका होता है? आपके गार्जियन का। तो डीपीएसपी आर लाइक दैट द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स इंटरेस्टिंग। यहां से एक थ्योरी बन गई हमारी, डीपीएसपी आर द गार्जियंस, डीपीएसपी एज गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्योंकि गार्जियन का काम होता है कि वो अपने बच्चे को या अपने से छोटे को एक डायरेक्शंस देते हैं। चलिए तो ये क्या हुए? ये एक डायरेक्शंस हुए, ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपने इनको कंपलसरी माना है तो फिर इनको जस्टिसेबल कहना होगा, और यदि ये जस्टिसेबल हो गए तो फिर आपकी थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि डीपीएसपी तो जस्टिसेबल होता ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। और शायद मैंने लिखा भी है यहां पर, यस मैंने लिखा भी है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। अब आते हैं, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं। अब ध्यान से सुनिए, यू हैव टू बी लिसन केयरफुली, यू हैव टू बी लिसन केयरफुली। स्टेट पीसीएस वाले, सीडीएस वाले और एनडीए वाले एग्जाम्स वर्टिकल हैं, देखो आपको भी पता है। यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हुए, यहां पर फैक्चुअल हुए। फैक्चुअल भी आते हैं, डोंट वरी, फैक्चुअल तो एसएससी में भी आता है। तो फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड हैं आपके, और भी हैं जैसे मैच फॉलोइंग वाले भी हैं। तो वहां पर ये जजमेंट एक बार सीडीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 2018, या मे बी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, 17 में भी आया होगा, तो 18-17 का ही क्वेश्चन है। 2018-17 में क्वेश्चन आया था कि डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स, एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब होता है कि आपने कभी गाड़ी को चलते हुए देखा है? अरे ऑब्वियसली देखा है यार। मतलब कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि आप पता है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर देखा है नहीं देखा, अरे देखा है, जाहिर सी बात है ना। गाड़ी हमेशा 4 पहियों पे चलती है। एक बच्चों वाली बात है, बताऊं, क्या गाड़ी 3 पहियों पे चल सकती है? क्या साइकिल 1 पहिए पे चल सकती है? नहीं चल सकती। जब साइकिल 1 पहिए पे नहीं चल सकती, गाड़ी 3 पहिए पे नहीं चल सकती, तो ऐसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में से कोई एक के बिना नहीं चल सकता, दोनों का होना जरूरी है। ये साइकिल है, एक साइकिल मानी, साइकिल को माना आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक पहिए को माना फंडामेंटल राइट्स, आपने एक पहिए को माना टीपीएसपी। ठीक है, तो साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है। और देखिए हमारा संविधान जब से बना है, 77 साल हो गए हमारे संविधान को बने, सिंस 1949 एंड देन 2026। 77 सालों में भारतीय संविधान को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सका। एक बार प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास को भी विफल कर दिया गया।
तो कहते हैं अब ये जजमेंट कब आया था, ये बातें याद रखना। जब भी कभी ये जजमेंट आपके सामने पेपर में आता है, ये स्टेटमेंट, तो इसे आप सुप्रीम कोर्ट के मिनर्वा मिल्स जजमेंट से जोड़ देना। सुप्रीम कोर्ट के मिनर्वा मिल्स जजमेंट से जोड़ देना। खत्म बात यार। बताइए कितना इजी हो रहा है सब कुछ। तो पॉलिटी तो हुआ बना रखा है लोगों ने, और ये पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, सर कैसे करेंगे। चलिए मैं छोटे बहुत आर्टिकल्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि आर्टिकल्स एक बार हो जाए तो अच्छा रहता है। चलिए यस, आर्टिकल 38 की बात करता हूं। आपने कहा कि सर आर्टिकल 36 से तो ये स्टार्ट होते हैं, और अपने 38 है, अब 2 तो खा गए सर आप। अरे खाने का काम मेरा नहीं है भाई, मेरी क्या हैसियत कि मैं भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल को खा जाऊं। मेरी क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है ना। मैं तो भारत के संविधान के तहत ही भारत में रह रहा हूं, अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा हूं, मेरी क्या हिम्मत इतनी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 की, जो इस पीडीएफ में तो नहीं है, बट मैं बताना नहीं भूलूंगा। आर्टिकल 36 जो है ये डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को डिस्क्राइब करता है। किसको? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो डियर, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि सर ने डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को टाइटल माना है 36, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ओके, वेरी गुड। और हम बात करते हैं आर्टिकल 37। अब देखिए सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में मैं छोटी सी बात कहूंगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब ये राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये नहीं कह रहा जा रहा। स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा बॉडी जिसके अंडर, यानी स्टेट को हम गवर्नमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है पॉपुलेशन, एरिया, सॉवर्निटी, ओके, 10 एंड गवर्नमेंट। तो चारों को मिला के बनती है स्टेट। और स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाया। तो स्टेट जो है, स्टेट या स्टेट के अंडर आने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और कोई भी आपसे पूछे कि स्टेट क्या होता है, तो कह देना कि स्टेट्स कनेक्ट टू द गवर्नेंस एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो सेड द स्टेट इज अ पॉपुलेशन, स्टेट इज अ सॉवर्निटी ऑफ द स्टेट, ऑफ द टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 को भी आपने अच्छे से पढ़ा है। आप कहेंगे सर कब पढ़ा दिया। यही तो तरीके होते हैं। मुझे बताइए डीपीएसपी जो है वो क्या जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी जस्टिसेबल होता है, सॉरी नॉन जस्टिसेबल होता है, ठीक है। तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, और यही स्टेटमेंट आर्टिकल 37 में कहा गया है। अब बताओ इसमें मैं कौन सा तीर मारूं, ज्यादा नहीं करना इसके बारे में। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होता है, खत्म बात यार। आर्टिकल 37 खत्म हो गया। आर्टिकल 38 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 38 की हम बात कर लेते हैं। चलिए तो देखिए आर्टिकल 38 क्या है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से कोई रूल बनाती है, तो रूल बनाते समय वो डीपीएसपी जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी और स्टेट को सोशल, इकोनॉमिकल के और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ आगे ले जाएगी। तो क्या हुआ, इसे कहते हैं आर्टिकल 38। ओके, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि यह जो है, यानी इसमें एक बात कही गई। देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, आर्टिकल 38 ये कहता है कि इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन, दैट्स इट, दैट देयर इज अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। बस खत्म बात इतनी सी यार। यानी पुरुष और महिला यदि किसी जगह काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, और जहां पर महिला और पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, तो सरकार ये इंश्योर करती है कि पुरुष और महिला में किसी भी तरीके का कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होकर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिया जाए।
ठीक है, अब जैसे एक महिला किसी घर को बनाने में ईंट उठाने का काम कर रही है और वही पुरुष उसी काम को कर रहा है। अब पुरुष को उस काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं और वही काम वो महिला कर रही है, उस काम के उसको कम पैसे मिलते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जब काम वही है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? तो महिला को भी उतने ही पैसे मिलेंगे उसी काम को करने को जितने पुरुष को मिल रहे हैं। बस खत्म बात। तो ये होती है आर्टिकल्स की ट्रिक याद करने की। देखो याद रखना मेरी बात, अब मैं लास्ट टाइम पे यही बात बोलूंगा, हमारे आर्टिकल्स को भी देखो कितने अच्छे से रीड किया गया। जब भी आप कभी पॉलिटी पढ़ेंगे ना, मैं एक ही बात कहूंगा, आप कनेक्ट करेंगे चीजों को। देखो ट्रिक अच्छी चीज होती है, आपको मैं ट्रिक बता के जाऊंगा लास्ट टाइम पे, अभी बता देता हूं। चलो, तो 36 और 51 कि जब भी कभी आप बात करें तो एक बात मेरी याद रखना, मैं यही लिख देता हूं। देखिए आर्टिकल 36 to 51 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है, पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है, इसको एक ही भाषा में कहना, यह है स्टेट का ड्यूटी है, यह स्टेट का ड्यूटी है, कोर्ट का नहीं। और फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का काम होता है कि स्टेट की ड्यूटी नहीं है, वो कोर्ट की ड्यूटी है। चलिए, तो ओके, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा पॉलिटिकल साइंस को, इंडियन पॉलिटी को टच के साथ पढ़ें। ओके, यदि मेरी एनर्जी शुरू से लेके अब तक वैसी थी ना, और पिछले 2 घंटे पढ़ाऊंगा फिर भी ऐसी रहेगी, पूरा दिन पढ़ा लूं ऐसी रहेगी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, पढ़ते हुए भी आपकी एनर्जी ऐसी रहती रहनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आदमी हमेशा प्रेडिक्शन पे जीता है। यदि आपको प्रेडिक्ट करना है कि मुझे आगे कुछ वही करना है जो मैंने चाहा है लाइफ में, तो शायद अभी आपको, तो कहते ना, हमारी माँ कहती है कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तो बस लोहे के चने कुछ टाइम के चबा लीजिए यार, फिर आपको तो कहते हैं ना रसमलाई वाला हलवा मिलेगा प्लेट्स में सजा हुआ, ठीक है, और ऑफिसर जैसी फीलिंग आएगी, तो फिर तो कहनी क्या, लाइफ तो बहुत सुंदर है यार। ठीक है, हमने अपनी लाइफ को गंदा बना रखा है, वो अलग मैटर है, लाइफ बहुत सुंदर है सीरियसली। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे और जल्दी ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने एंजॉय किया लेक्चर को। खैर, जय हिंद, जय भारत।